बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने मियोसिस को जो है वो इन डिटेल स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। हमें ये अब तक पता होना चाहिए कि जो मियोसिस है वो जर्मलाइन सेल्स में होती है और जो माइटोसिस है वो बेसिकली हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी फॉर्मिंग सेल्स होती हैं उनके अंदर होती हैं। मियोसिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द सेल डिवीजन दैट इन्वॉल्व्स टू मियोटोटिक सेल डिवीजन्स होती हैं। डिप्लॉयड जर्म सेल्स गिव राइज टू द हैप्लॉयड गैमीट्स। देखिए जर्म सेल्स वो होते हैं जिन्होंने हैप्लॉयड गैमीट्स बनाने होते हैं जो स्पर्म और एग होते हैं। ठीक है, होता यह है कि मियोसिस को हम डिवाइड करते हैं दो फेजेस में। एक को हम एक फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन होती है और एक हमारे पास सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन होती है। जो हमारे पास फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन है वो एक रिडक्शन फेज़ है। इसको रिडक्शन फेज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 2n है जर्म लाइन सेल्स के डिप्लॉयड यानी कि जो जर्म सेल्स हैं क्योंकि उन्होंने हैप्लॉयड गैमीट्स बनाने हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल है, दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ 2n, जो कि नॉर्मल माइटोटिक सेल्स में होता है। लेकिन जब वो मियोसिस से गुजरते हैं तो फर्स्ट मियोटोटिक डिवीजन में वो अपने नंबर्स को रिड्यूस करते हैं हाफ। फॉर एग्जांपल अगर वो 2n है तो वो n हो जाएगा। सो द फर्स्ट मियोटोटिक डिवीजन इज़ अ रिडक्शन डिवीजन और रिडक्शन फेज विच इन्वॉल्व्स द केस दैट द क्रोमोसोम नंबर इज reduced from diploid to haploid by pairing of the homologous chromosomes in prophase, that is actually the first phase of the mitotic division। the first mitotic division का जो फर्स्ट फेज़ है उसको हम प्रोफेज कहते हैं और इस प्रोफेज में बेसिकली पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वजह से, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस टू हाफ। ओके, उसके बाद है हमारे पास एंड सेग्रीगेशन एट एनाफेज में। पता है कि एनाफेज पे क्या होगा कि एनाफेज में कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जिस वक्त उनको यानी कि सेंट्रियोल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स बन चुके थे अब वो पुल करना शुरू कर देंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स को, और सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। ये जो क्रोमोसोम्स थे बेसिकली वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। सो द स्टेज when the chromosome moves from the equatorial plate, वो जो मेटाफेज प्लेट एक बनी थी जिसको हमने इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा है जो कि मेटाफेज में बनी थी, लेकिन एनाफेज में वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी उनकी क्या हो जाएगी? सेपरेशन। याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास जब हम फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो है वो यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास एनाफेज में क्या होगा कि व्हेन द क्रोमोसोम मूव फ्रॉम द, इसमें बेसिकली क्रोमोसोम एज अ होल मूव करेगा टूवर्ड्स द पोल, यानी कि सेल के पोल की तरफ एक पूरा जो है वो क्रोमोसोम हमें मूव करता हुआ जो है वो नज़र आएगा कि होल क्रोमोसोम विल मूव टूवर्ड इन द फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो जो मैं एनाफेज का बेसिक कंसेप्ट दे रही थी ना वो मैं माइटोसिस के लिहाज से दे रही थी कि आपको जनरली पता होना चाहिए कि किस तरह से स्पिंडल फाइबर्स अटैच करेंगी सेंट्रोमेयर पे और फिर किस तरह से सिस्टर क्रोमैटिड्स बेसिकली सेपरेट हो जाएंगी। लेकिन जो एनाफेज है ना, जो हमारे पास फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन का एनाफेज है, उसमें ऐसा नहीं होता कि पूरा क्रोमैटिड यानी कि पूरा हमारे पास क्रोमैटिड्स से सेपरेट हो जाए। यानी कि अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन में ऐसा नहीं होगा कि ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाए और ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सो ये हमारे पास एनाफेज, प्रोफेज। उसके बाद है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स और होमोलोग्स one from each parent pair during prophase and separate during anaphase with one representative of each pair randomly going to each pole of the mitotic spindle। तो अंडरस्टूड बात है। mitotic spindle के थ्रू जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे बेसिकली उनके थ्रू जो हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा दैट वुड मूव टूवर्ड्स द पोल ऑफ द सेल, उसके पोल की तरफ मूव करेगा। द स्पिंडल कंटैक्ट्स टू द क्रोमोसोम एट द सेंट्रोमियर, वही बात है जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी की थी कि सेंट्रोमियर के ऊपर जो है वो काइनेटिक और प्रोटीन भी होती है जहाँ पे यानी कि जहाँ पे जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि बेसिकली एनाफेज में हेल्प आउट करेंगे कि वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव कर सकें अपोजिट पोल्स की तरफ। याद रखें कि माइटोसिस में जब एनाफेज आता है तो चूँकि उसमें सिंपल एक ही प्रोसेस होता है, यानी कि जो मियोसिस में तो दो होती है ना कि फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन और फिर सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन, लेकिन जो हमारे पास माइटोसिस होगा उसमें हमारे पास सिंपल एक फिनोमिना होगा, पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा। ठीक है, तो इसमें जो माइटोसिस में एनाफेज होगा वहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगी, यानी कि जो सेंट्रोमियर है वो ब्रेक हो जाएगा,
वो वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अपोजिट पोल पे चली जाएंगी। लेकिन जो फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन है हमारे पास किस चीज़ की, मियोसिस की, उसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी सेपरेट नहीं होंगी। ये बेसिक डिफरेंस है जिसको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद है द एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम्स आर नॉट होमोलोगस बट दे हैव होमोलोगस सेगमेंट्स एट द टिप्स ऑफ देयर शॉर्ट आर्म्स। वो कहते हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स देखें ह्यूमन में अगर हम देखें जेंडर वाइज तो वाई होता है मेल में और एक्स होता है फीमेल में। अब ये नहीं है कि इनका जेनेटिक कंटेंट और हर ये बिल्कुल एक दूसरे के होमोलोगस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इनमें कुछ होमोलोगस सेगमेंट्स हो सकते हैं एट द टिप्स ऑफ देयर शॉर्ट आर्म्स, के जो उनकी शॉर्ट आर्म्स यानी कि उनके डीएनए पे हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे सेगमेंट्स नज़र आ जाएंगे, कुछ ना कुछ सीक्वेंस नज़र आएंगे जो कि होमोलोगस सीक्वेंस होंगी। दे पेयर इन दीज रीजन्स ओनली। तो डेफिनेटली जहाँ पे उनकी सीक्वेंस मैच कर रही होगी या जहाँ पे वो होमोलोगस होंगे तो वहीं पे वो पेयर बनाएंगे। सो दे पेयर इन दीज रीजन्स ओनली। सिर्फ उन्हीं रीजन्स पे वो पेयर बनाएंगे जहाँ पे वो होमोलोगस होंगे। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कम्प्लीटली होमोलोगस नहीं होते। कुछ सेगमेंट्स पे, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे एट द टिप्स ऑफ देयर शॉर्ट आर्म्स पे वो क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। दे शो some similarities and that's why they paired there together। ठीक है, तो उस पॉइंट पे होमोलोगस सेगमेंट्स के पॉइंट्स पे वो एक दूसरे के साथ उन रीजन्स पे पेयर अप करेंगे। By the end of the first mitotic division, each new cell form that is known as the secondary oocyte has the haploid number of the chromosome। अब हमने क्या करना था कि चूँकि हमने गैमीट बनाने हैं, हमने गैमीटोजेनेसिस करनी है, तो उसके लिए हमें क्रोमोसोम नंबर का हाफ बनाना ज़रूरी था। क्योंकि हमने डिप्लॉयड जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म होगा या जो इंडिविजुअल होगा उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे रिस्टोर करना है जो कि ओरिजिनल या फिर जो हमारे पास नॉर्मल यानी कि क्रोमोसोम नंबर होता है, जो कि ह्यूमन के केस पे 46 होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। तो हैप्लॉइड नंबर हमारे पास जब फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन गुजर जाएगी तो फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन गुजरने जाने के बाद जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा। दैट इज हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द प्रीसीडिंग सेल। दिस सेपरेशन और disjunction of the paired homologous chromosomes is the physical basis of segregation, the separation of the allelic genes during meiosis। होगा क्या, देखें कि हमारे पास जैसे क्रोमोसोम्स पेयर्स की सूरत में होते हैं ना, जैसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, तो इसी तरह से जीन्स जो हैं उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसको हम अलील कहते हैं। तो होगा ये कि हमारे पास सेपरेशन होगी, ठीक है। दिस सेपरेशन और द डिसजंक्शन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज द फिजिकल बेसिक्स ऑफ सेग्रीगेशन, कहते हैं सेपरेशन को। मियोसिस फिनोमेना के दौरान क्या हो जाएगी, सेग्रीगेशन। दैट वाज ऑल अबाउट कि जब हम फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे सेकेंड म्यूटोटिक डिवीजन की। जब फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन हो गई है, लेकिन सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन किस तरह से होगी अब हम इसको स्टडी करेंगे। याद रखें कि इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन के अंदर हमारे पास नॉर्मल इंटरफेस के अंदर पाया जाने वाला एस फेज़ नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर एस फेज़ आ गया विदाउट एन, अच्छा देखें, विदाउट एन इंटरवेनिंग स्टेप ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तो हमने डीएनए को रिड्यूस किया था, उसको हमने हाफ किया था ताकि जो बनने वाला ज़ायगोट है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है उसको हम मेंटेन रख सकें या जो डीएनए की अमाउंट है उसको मेंटेन रख सकें। लेकिन अगर हम सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन के अंदर इंटरफेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के फिनोमेना को कर दें तो वो तो मेंटेन नहीं रहेगा। अब जो हमने फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन वाला पूरा फेज़ गुजारा है कि हमने क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है, तो वो सारा फेज़ जो है वो हमारे पास ज़ाया हो जाएगा। उसकी फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन के इंटरफेस के अंदर हमारे पास एस फेज़ नहीं होता, वहाँ पे किसी तरह की डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। ईच डबल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स डिवाइड्स। अब इसके अंदर याद रखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मियोसिस के अंदर फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन में सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती। लेकिन सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमैटिड्स होती हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। ईच क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स डिवाइड्स एंड ईच हाफ क्रोमैटिड इज ड्रॉन टू अ डिफरेंट पोल, और वो जो है वो मूव करती हैं टूवर्ड्स द पोल्स। Thus the haploid number of the chromosome, that is 23, is retained, and each daughter cells formed by meiosis has one representative of each chromosome pair. The second mitotic division is similar to an ordinary process of mitosis, except that the chromosome number of the cell entering the second mitotic division is haploid। याद रखें, एक ही एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि सेकंड जो हमारे पास सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि माइटोसिस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन के अंदर जो एंटर होने वाले सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन माइटोसिस में पाए जाने वाले सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल
अगर मेरे पास ये एक सेल है डिप्लॉयड सेल 2n है, ठीक है। अब इसने माइटोसिस करनी है, और जब ये सेल माइटोसिस करेगा तो ये अपने जैसा ही एक और सेल जनरेट करेगा, दैट वुड ऑल्सो बी 2n। इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ नॉन एज माइटोसिस। अब मियोसिस क्या होगा कि अगर मेरे पास 2n सेल है, ठीक है, तो इससे जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें क्या होगा, एक एन यहाँ आएगा और एक एन यहाँ आएगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन थी उसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए थे, वो अभी भी उसी जगह पे यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। लेकिन सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं बेसिकली वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दी गई है मियोसिस फिनोमिना की, कि मियोसिस जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से ये होता है कि अगर मियोसिस ना होती तो कभी भी हमारे पास हम इस काबिल ना होते कि हम सेल्स में जो है वो रिड्यूस कर सकें, जो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ़ द क्रोमोसोम है उसको हम रिड्यूस कर सकें। ऐसा कभी भी ना हो सकता, क्योंकि अगर सिंपल माइटोसिस होता तो जितना कंटेंट या जितना DNA 2n अगर हमारे पास पेरेंट सेल में पड़ा हुआ है तो उतना ही हमारे पास डॉटर सेल में आ जाएगा। तो मियोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि हमने ये कहा कि जो हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है उसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होने की वजह से जो हमारे पास गैमीट बनता है उसकी, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे तो उनकी फ्यूजन के थ्रू बनने वाला इंडिविजुअल या जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर जो नॉर्मल एक कंडीशन होती है 46 क्रोमोसोम्स की और 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स की, वो मेंटेन रहेगी। इसके अलावा अलाउस द रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड द पैटर्नल क्रोमोसोम्स बिटवीन द गैमेट्स। हमने एक प्रोसेस पढ़ा, हमने एक लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तो कहता है कि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अगर एक हमारे पास किसी जीन की अलील पड़ी हुई है तो उसकी एबिलिटी है कि वो बाकी अलील्स में से किसी के साथ भी जो है वो कंबाइन हो सकती है। सो देयर इज़ नो, मतलब चूँकि पता है ना क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, और बस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाले कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो कि हमें मियोसिस में याद रखने होते हैं ताकि हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। उसके अलावा हमारे पास पता है कि जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो अंडरस्टूड बात है कि अगर क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना नहीं होता तो हमारे पास वेरिएशंस नहीं आती, हमारे पास एवोल्यूशन का कोई आगे कोई सीन ही नज़र नहीं आता। तो अगर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दौरान, दैट प्रोसेस जो हमारे पास पैकेटीन में होता है, जिसको जो हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का हमारे पास फेज आता है पैकेटीन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने की वजह से वेरिएशंस आती है, वेरिएशंस लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो इस तरह से जो है वो शिफ्टिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और ये मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। इसके अलावा अगर हमारे पास एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस की बात करें, हमने ये कहा कि हमारे पास सिचुएशंस क्या हैं, नॉर्मल सिचुएशंस क्या होती हैं कि हमारे पास जो है प्लाइड सेल्स बनेंगे जो कि मियोसिस के थ्रू बनेंगे। उसके अंदर बेसिकली ये होगा कि हमारे पास हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स एक दूसरे से, जो हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स थी जो हमारे पास सेकंड मियोटिक डिवीजन में आई थी, सिस्टर क्रोमैटिड्स अगर हमारे पास सेपरेट नहीं हो रही तो दैट वुड रिजल्ट्स इन द प्रोसेस दैट इज़ नॉन एज द जो क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस उसको हम कहते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारी नॉर्मेलिटीज़ कॉज होती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे उन्होंने मेंशन की, डाउन सिंड्रोम हम उस बीमारी को कहते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर किसी को डाउन, डेफिनेटली अगर आपके जेनेटिक आपको कोई इशू है या आपके जीन्स पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मल नहीं होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मल नहीं होगी तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। तो अगर हमारे पास नॉर्मल इंडिविजुअल में, तो हमें पता है कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमारे पास ये नंबर डिस्टर्ब हो जाता है, तो इन डिस्टर्बेंस की वजह से, इन तमाम प्रोसेस या इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होगी वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होंगे और आपको जो इंडिविजुअल नज़र आएगा वो एबनॉर्मल होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस।
क्योंकि एबनॉर्मल गेमेटोजेनेसिस की वजह से आगे पूरा फिनोमेना एबनॉर्मल होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारा जितना भी जेनेटिक कंटेंट है वो हमारे डीएनए में पड़ा हुआ है। अगर डीएनए और क्रोमोसोम में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आ गई, अगर डीएनए ने सेपरेट होना था, क्रोमोसोम ने सेपरेट होना था, लेकिन वो नहीं हुआ किसी वजह से, सो दैट रिजल्ट्स इन द केस दैट इज़ नॉन एज एबनॉर्मल सिचुएशन और दैट इज़ नॉन एज द एबनॉर्मल गेमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फिनोमेना ऑफ मियोसिस, जिसमें हमने फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन और सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन को पढ़ा। फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन में जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर यानी कि उनकी प्रोडक्शन होती है, द क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस टू हाफ। और जो हमारे पास सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन है, इट्स जस्ट लाइक द माइटोसिस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हमारे पास जनरल माइटोसिस होती है उसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास सेकंड म्यूटोटिक डिवीजन ऑफ द मियोसिस है उसके अंदर यहाँ पे हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस।